वरुण मिश्र हैं, रायपुर से, 32 वर्षीय। कह रहे हैं कि भारत अब कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या में विश्व में चौथे स्थान पर आ चुका है। अमेरिका लंबे समय से सबसे ऊपर पहले स्थान पर है ही। भारत और अमेरिका दोनों ही जनतंत्र की मिसाल माने जाते हैं। अमेरिका सबसे शक्तिशाली जनतंत्र और भारत सबसे बड़ा जनतंत्र। इन दोनों ही जनतंत्रों को कोरोना ने पस्त कर दिया है। यूरोप की भी जो बाकी जनतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी आदि, उनका भी बुरा हाल। इसके विपरीत मैं देख रहा हूँ कि चीन, जहाँ सत्ता का केंद्रीकरण है, वहाँ पर इस महामारी को रोक लिया गया। चीन का मीडिया, ख़ास तौर पर ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली, इस बात को चीन की कम्युनिस्ट व्यवस्था की श्रेष्ठता के रूप में प्रचारित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनतांत्रिक व्यवस्थाओं का हाल देख करके ही ये सिद्ध हो जाता है कि चीन की सेंट्रलाइज्ड ऑथोरिटेरियन व्यवस्था जनतंत्र से बेहतर है। क्या समझें? वरुण मिश्र हैं। वरुण निश्चित रूप से जनतंत्र बाकी जितनी भी राजनैतिक व्यवस्थाएं मनुष्य अभी तक सोच पाया है और प्रयुक्त कर पाया है, उन सबसे बेहतर ही है। लेकिन जनतंत्र की कुछ शर्तें होती हैं। जनतंत्र आम जन के हाथ में ये ताकत देता है कि वो अपने प्रतिनिधि चुनेंगे, अपने नेता चुनेंगे, अपने सत्ताधारियों का निर्धारण वो स्वयं करेंगे। जब जनता के हाथ में ये ताकत दी जाए, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर ताकत, हर अधिकार अपने साथ एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी लेकर आता है। पुरानी बात है ना, हम सब अवगत हैं। क्या? कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है? तो जनतांत्रिक व्यवस्था में भी फिर सरकार का भी और आम जनता का भी ये कर्तव्य बन जाता है कि वो अपनी चेतना, अपने मन, अपने ज्ञान, अपने निर्णयों के स्तर को इस लायक रखें, इतना ऊंचा रखें कि उन्हें ये पता भी हो कि उन्हें क्या निर्णय करने हैं। अगर किसी देश में जनतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन जनता ही बेहोश है, तो वो जनतंत्र बड़ा अराजक हो जाएगा। चलता तो रहेगा पर उसमें तमाम तरह के अंतर विरोध रहेंगे, अंतर कलह रहेगी, गुटबाजियाँ रहेंगी, तमाम तरह
कि ऐसी गतिविधियां उसमें चलती रहेंगी जिसमें जनता और राष्ट्र की ऊर्जा का अपव्यय होता रहेगा, जैसा कि तुम भारत में देखते ही होगे। तो जनतंत्र निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जहाँ कहीं भी जनतंत्र लागू किया जाए वहाँ ये आवश्यक होता है कि जनता भी दुनियादारी के मामलों में शिक्षित हो, साक्षर हो और अंदरूनी मामलों में चैतन्य हो, जागृत हो, आत्मचिंतन की और आत्म अवलोकन की क्षमता रखती हो। ये बुनियादी शर्तें हैं जनतंत्र की सफलता के लिए। 2 शर्तें मैंने कही। जनता ऐसी होनी चाहिए जिसको बाहरी दुनिया की खोज खबर जानकारी हो और जिसको अपनी अंदरूनी दुनिया का भी हालचाल पता हो। लोग ऐसे होने चाहिए जिन्हें पता हो दुनिया में क्या चल रहा है और ये भी पता हो कि आंतरिक वृत्तियां कैसी हैं, ताकि वो ईर्ष्या, डर, लालच, सामुदायिकता, सांप्रदायिकता, इन सब अंदरूनी वृत्तियों के प्रभाव और बहकावे में आकर के निर्णय न कर दें। वो अपना मत ठीक तरह से स्थापित करें, अपने नेता भी ठीक चुनें, अपनी मांगे भी ठीक रखें, देश को किस दिशा ले जाना है इसका निर्धारण भी वो ज़रा जागरूकता के साथ कर पाएं। अब जनतंत्र तो स्थापित कर दिया गया है विश्व के एक बहुत बड़े हिस्से में, भारत भी उसमें शामिल है और ये बहुत अच्छी ही बात है। लेकिन कमी ये रह गई कि जनता की बाहरी दिशा की जागरूकता और अंदरूनी दिशा की चेतना बढ़ाने पर सही काम नहीं किया गया। नेताओं ने इस बात पर न जोर दिया, न व्यवस्था बनाई, न संसाधनों का व्यय किया कि लोग जनतंत्र के काबिल भी तो बन सकें। देखिए, अगर इंसान में अपना अच्छा बुरा जानने की ताकत ही नहीं है तो वो देश का अच्छा बुरा कैसे निर्धारित कर लेगा। आप बहुत लोगों को देखिए तो उनकी हालत ऐसी है कि आपको दिखाई पड़ेगा कि ये आदमी अपनी ज़िंदगी में ही अपने लिए ही कभी कुछ सही तय नहीं कर पाया होगा। इसने अधिकांशतः जो करा है वो गलत ही करा है। और उस व्यक्ति को बिना इस योग्य बनाए कि वो जीवन को सही दृष्टि से देख सके, अच्छे बुरे, गलत सही का निर्णय करने की पात्रता ला सके, हमने उसके हाथ में जनतांत्रिक अधिकार थमा दिए। जनतांत्रिक अधिकार बहुत अच्छी बात है, बहुत शुभ बात है, लेकिन फिर याद करिए कि अधिकार हमेशा कर्तव्यों के साथ चलते हैं, शर्त बंधी होती है। उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे तो फिर अधिकारों का बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा ना। तो आदमी में ये ताकत होनी चाहिए कि वो मौलिक एक दृष्टि रख सके, तभी वो जन कहला सकता है, तभी वो व्यक्ति कहला सकता है, तभी उसका जो मत है या उसकी जो मांग है या उसका जो विचार है वो उसका व्यक्तिगत, मौलिक, असली, निजी, आत्मिक हुआ। अन्यथा तो प्रत्येक व्यक्ति
जो जागरूक नहीं है, जो बेहोश सा ही है, जिसको कोई भीतरी बाहरी शिक्षा मिली नहीं, वो सिर्फ अपने भीतर प्रभावों की एक भीड़ है, वो व्यक्ति है ही नहीं। वो एक भीड़ है। फिर आपकी डेमोक्रेसी मॉबोक्रेसी हो जाती है। मॉबोक्रेसी का मतलब यही नहीं होता कि 40-50 लोगों का झुंड आया और नारे लगा के या जोर लगा करके या धौंस दिखा करके अपनी मांगे मनवा ले गया। मॉबोक्रेसी यही नहीं है। मॉबोक्रेसी ये भी है कि एक आदमी जो अकेला चलता दिख रहा है वो वास्तव में अकेला है नहीं, उसके भीतर 40-50 लोग घुसकर बैठे हुए हैं, उसके मन पर 40-50 बाहरी प्रभावों का, ताकतों का कब्जा है। ये भी मॉबोक्रेसी है। अब मुझे बताइए, उसका मत, उसका अपना हुआ कहाँ? उसका मत तो अभी जगा ही नहीं है। उसकी चेतना सो रही है, उसकी चेतना के साथ उसका मत भी सोया पड़ा है। तो जब वो अपना मतदान करता है या जब वो अपनी बात कहता है, क्योंकि जहाँ जनतंत्र है वहाँ पर अपनी बात खुलेआम रखने का अधिकार भी साथ में होता है ना। तो जब ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर 40-50 लोग लेकर चल रहा है, जब अपनी बात रखता है वो, तो उसकी बात में उसकी अपनी बात तो कोई होती ही नहीं। वो तो 4 बातें इधर से 4 बातें इधर से कुछ सुनकर बोल रहा है। उसके घर के लोग क्या कहते हैं, उसकी जात के लोग क्या कहते हैं, उसके धर्म के लोग क्या कहते हैं, उसके इलाके के लोग क्या कहते हैं, उसके पुरखे क्या कहते हैं, उसके दोस्त यार क्या कहते हैं, वो सब बातें उसकी अपनी हो जाती हैं। उसका मत, उसका अपना हुआ कहाँ? उसका मत अपना हो पाए उसके लिए आवश्यक है कि बड़े प्रयास किए जाएं। जनतंत्र इतनी ऊंची चीज़ है कि उसको सफल बनाने के लिए जो प्रयास करने पड़े कम है, जो कीमत देनी पड़े वो कम है। दुर्भाग्यवश हमने वो कीमत कभी चुकाई नहीं। शेष विश्व ने भी शायद चुकाई नहीं। हाल तो जो अमेरिका का आज है उसको देख के लग रहा है उन्होंने भी नहीं चुकाई। ये बड़ी सस्ती बात है कि संवैधानिक तौर पर, कागजी तौर पर किसी देश को एक जनतंत्र घोषित कर दो। उसमें तो कुछ नहीं लगता, कर दिया, लिख दिया कागज़ पर कि साहब ये जगह एक जनतंत्र है। लेकिन कागज़ पर लिख देने भर से और लोगों को, सब वयस्कों को मताधिकार दे देने भर से कोई जगह जनतांत्रिक नहीं बन जाती। जगह जनतांत्रिक तब बनेगी जब जन जन जागरूक हो। अगर जन जन में जागृति नहीं तो कौन सा जनतंत्र? समझ में आ रही बात? इसीलिए चीन की मीडिया और उनके अखबार, ग्लोबल टाइम्स वगैरह, दुनिया भर के जनतांत्रिक देशों पर वो आरोप लगा पा रहे हैं जो वो आज लगा रहे हैं। वो आरोप ही भर नहीं लगा रहे, वो खिल्ली ही उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ले लो अपनी डेमोक्रेसी, क्या पाया? देखो हज़ारों लाखों में तुम्हारे देशों में मौतें हो रही हैं और हमको देखो, हमारे यहाँ एक तरह का अधिनायकवाद ही है, अधिकारशाही है, ऑथोरिटेरियन सत्ता है। और हमको देखो, हमने एक प्रांत से भी वायरस को बाहर नहीं जाने दिया। ये सब चीनी मीडिया में आई हुई चीज़ें हैं। तो कहते हैं देखो हमको, हमने वुहान से बीजिंग तक भी नहीं पहुंचने दिया वायरस को, और यहाँ तुम रोक नहीं पाए कि वायरस वुहान से न्यूयॉर्क पहुंच गया और पूरे देश में फैल गया। और हमको देखो, हमारे तरीक़ों को देखो, हमारी व्यवस्था की श्रेष्ठता को देखो कि हमने वायरस को वुहान से बीजिंग तक भी नहीं जाने दिया। उनकी बात में कुछ दम तो होगा। हमारे लिए बड़ा एक ये आसान रास्ता है कि हम तुरंत चीनियों की, उनकी मीडिया की इस बात को खारिज कर दें कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं।
कि बात में कुछ दम तो होगा। तो फिर कैसे समझें? ऐसे समझिए कि श्रेष्ठतम व्यवस्था तो जनतंत्र ही है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। चीन हो या दुनिया का कोई भी और मुल्क हो जिसमें तानाशाही चलती हो, अधिनायकवाद चलता हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं। जनतांत्रिक विश्व बहुत बड़ा नहीं है, उसके बाहर भी बहुत सारे देश हैं जिनमें अन्य किस्म की व्यवस्थाएं हैं। कोई सी भी व्यवस्था हो जनतंत्र से बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन तब जब जनतंत्र को सफल बनाने वाली सारी शर्तों का पालन किया गया हो, जिसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। क्या है वो शर्तें? कि जन जन में दुनिया के प्रति जागरूकता और अपने अंदरूनी जगत के प्रति चेतना हो। अगर ये शर्त पूरी की गई है तो जनतंत्र से बेहतर कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। भले ही वो जो वैकल्पिक व्यवस्था दिखाई जा रही है, चाहे वो धार्मिक आधार की हो, चाहे कम्युनिस्ट आधार की हो, एक पार्टी का शासन हो, कैसी भी वो व्यवस्था हो, वो जनतंत्र से बेहतर नहीं हो सकती अगर जनतंत्र में जन जन जागरूक है। लेकिन साथ ही हमें अब ये मानना पड़ेगा, हम तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकते, कि अगर जनतंत्र में जनता बेहोश है, अपने ही भ्रमों में, शंकाओं में, अंधेरे में, अहंकार में, अज्ञान में डूबी हुई है, तो जनतंत्र में कुछ खास दम या खूबी नहीं रह जाता। फिर कम से कम ऐसे मौक़ों पर, ऐसी आपदाओं के मौक़ों पर जैसी आज विश्व के सामने है ये कोविड महामारी, यही पता चलेगा कि जो व्यवस्थाएं जनतांत्रिक हैं उन व्यवस्थाओं को ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्योंकि आप लोगों के हाथ में चीज़ें सौंप देंगे और लोगों में किसी तरह की जागृति या चेतना आपने अभी तक फैलाई नहीं। लोग सोए हुए हैं, बेहोश हैं, और उनके हाथ में ताकत है और उनको अधिकार दे दिया है, जो चाहो करो, जो चाहो बोलो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसी गड़बड़ की ओर चीन की मीडिया इशारा कर रही है, इसी गड़बड़ को लेकर के वो पूरी दुनिया की खिल्ली उड़ा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? खास तौर पर आकस्मिकता के अवसरों पर, इमरजेंसी सिचुएशंस में, आपात मौकों पर लोगों में ही इतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए कि वो सही प्रतिनिधियों के हाथ में कुछ समय के लिए सत्ता का केंद्रीकरण कर दें। अगर घर में आग लगी हुई है तो उस वक्त घर में चौपाल में न चर्चा की जा सकती है, न सबको बुलाकर मतदान कराया जा सकता है। जब घर में आग लगी हो तो वो समय खुली बहस या खुली चर्चा का नहीं होता कि आइए आइए सब लोग अपनी अपनी बात कहिए, सबकी सुनी जाएगी। न वो समय मतदान के द्वारा निर्णय लेने का होता है। सिर्फ उस समय के लिए, वो जो आधे 1-2 घंटे का समय हो, बस उतने से समय के लिए आपातकाल घोषित करना पड़ता है। बस उतने से समय के लिए
जनता में स्वयं ही इतनी बुद्धिमानी होनी चाहिए कि वो अपने नेता या प्रतिनिधि को सारी ताकत सौंप दे और कहे कि अब जो निर्णय होगा हम स्वेच्छा से और ईमानदारी से और डटकर उसका पालन करेंगे। ऐसा जनतंत्रों में हुआ नहीं। अमेरिका, ब्रिटेन, इन सभी जगहों पर यह हुआ कि लोगों ने खूब मनमानी करी। अपने मौलिक अधिकारों के नाम पर लोगों को जो मन में आया करते गए और उसी का नतीजा फिर इन राष्ट्रों ने भुगता। लोग बीच पर पार्टियां कर रहे थे, लॉकडाउन मानने से इनकार कर रहे थे। कोई कह रहा था कि साहब इस बीमारी से तो वैसे भी सिर्फ बुज़ुर्गों को ही नुकसान होना है, तो जवान लोगों को क्यों रोका जा रहा है? हम जवान लोग हैं, हम तो बाहर निकलेंगे, हमें मौज करने दो। मार्च तक खूब ठंड रहती है। अप्रैल के बाद, अप्रैल में, मई में मौसम थोड़ा बेहतर होना शुरू होता है। लोग झुंडों में निकल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम धूप सेकेंगे बाहर खुले में। कौन सा लॉकडाउन, हमें तो धूप लेनी है, अभी तो मौसम बेहतर हुआ है, अभी तो जाड़े ख़त्म हुए हैं। हमें सामूहिक स्नान कर रहा है, लोग जा कर के बीच पे पार्टी कर रहे हैं, नहा रहे हैं, कह रहे हैं क्या मौसम है। और जितने मुंह उतनी बातें, हर आदमी अपने अनुसार चल रहा है। और अगर सरकारें किसी नियम का बलपूर्वक पालन कराना चाह रही हैं तो उनके विरुद्ध धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहे हैं। कोई सुनने को मानने को राजी नहीं। धरने प्रदर्शन नहीं भी कर रहे हैं लोग तो चोरी छुपे जो आज्ञा निकाली गई है, जो लॉकडाउन किया गया है, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, जैसा कि भारत में हुआ। चेतना का स्तर इतना गिरा हुआ है कि समझ ही नहीं रहे हैं कि ये बात क्या है। महामारी को मजाक बना लिया है। इसके विपरीत देखिए कि वुहान में क्या हुआ। वहाँ लॉकडाउन माने लॉकडाउन था। नतीजा 1-1.5 महीने, हद से हद 2 महीने लोग घरों में रहे और उसके बाद पूरे क्षेत्र को वायरस फ्री, बीमारी मुक्त, संक्रमण मुक्त घोषित कर दिया गया। उस पूरे देश में ही कम से कम इस समय कोई संक्रमण नहीं है। 2 कारण थे, एक तो सरकार का बल और दूसरा लोगों की, इसको जागरूकता कह लीजिए या आज्ञाकारिता कह लीजिए। हो सकता है कि लोग इतने जागरूक हों कि समझते हों कि अगर हमारी सरकार ने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन करना ज़रूरी है, या ये हो सकता है कि सरकार इतनी केंद्रीकृत शक्ति रखती है, सारे अधिकार रखती है कि लोगों ने डर के ही सही, लेकिन जो व्यवस्था निकाली गई, जो आज्ञा निकाली गई 2 महीने के लिए, उसका पालन किया और चीन को उसका फ़ायदा भी मिला। यही बात चीन की मीडिया बार बार कह रही है। यहाँ क्या रहा है? अमेरिका और ब्रिटेन की बात हमने कर ली। भारत में देखिए ना, ज़्यादा दिनों की बात नहीं थी। अगर धीरज रखा होता तो 1 से 1.5 महीने का सख्त लॉकडाउन काफ़ी होना चाहिए था संक्रमण के आंकड़ों को एकदम सीमित कर देने के लिए। भाई, अगर लोग बाहर ही नहीं निकल रहे, एक दूसरे से मिल ही जुल नहीं रहे, तो संक्रमण फैलेगा कैसे? अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया गया होता और सख्ती से लोगों द्वारा पालन किया गया होता तो 1-1.5 महीने के भीतर सब ठीक हो जाना था। और कोई भी सरकार कितनी सख्ती कर सकती है? अंततः तो बात
लोगों पर ही आ जाती है ना। जनतंत्र है तो जनता पर ही बात आनी है कि जनता स्वयं कितनी इच्छुक है, कितनी बुद्धिमान है, कितनी विवेकवान है। पर लॉकडाउन का मजाक बना दिया। लोगों ने कहा कोरोना कुछ होता ही नहीं है, ये तो व्यर्थ की चीज़ है। और सरकार बड़ी ज़्यादती कर रही है, हम लोगों को घर में घुसेड़ दिया है। और लोगों के पास वाजिब तर्क भी थे, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों के रोज़गार गए हैं, अर्थव्यवस्था पर चोट लगी है। और जब रोज़गार जाता है, पेट पर चोट पड़ती है, तो बुरा तो लगता ही है। लोगों के पास वाजिब तर्क थे, लेकिन लोगों ने ये नहीं समझा कि ये एक महा अनहोनी घटना है और आपदा बहुत बड़ी नहीं थी अगर उसका होशियारी से, विवेक से सामना किया जाता। कुल 2 महीने की बात होती, लेकिन लोगों के पास 2 महीने का सब्र भी नहीं निकला। लोगों ने तमाम तरह की अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी, तमाम तरह के प्रचार करने शुरू कर दिए। कोई कह रहा है देखो कोरोना से कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इससे ज़्यादा लोग तो सड़क में दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। कोई कह रहा है इससे ज़्यादा लोग तो टीबी से और हृदय रोग से मर जाते हैं। कोई कह रहा है इससे ज़्यादा लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। कोई कह रहा है अरे कोरोना से हम क्या मरेंगे, हम तो लॉकडाउन से और बेरोज़गारी से मर जाएंगे। सचमुच 2 महीने के अंदर लॉकडाउन से और बेरोज़गारी से मर जाते क्या? लेकिन नहीं, एक ऐसा जनतंत्र जिसमें जनता बिल्कुल मतहीन और विवेकहीन, तो उसी का वो नुकसान उठाना पड़ रहा है। वरुण, जिसकी तुमने यहाँ चर्चा करी है कि भारत आज कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या में 4थे पायदान पर पहुँच चुका है और बड़ी आशंका और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम सब जानते हैं कि अगले 1-2 महीने और ज़्यादा विकराल होने वाले हैं। बहुत सारे दूसरे देश हैं जिनमें अब संक्रमणों की संख्या बहुत कम होने लग गई है। मरने वालों की भी दैनिक संख्या वहाँ अब कम होने लग गई है। जो बुरे से बुरा वो देख सकते थे उन्होंने देख लिया, अब वहाँ हालात सुधर रहे हैं। भारत में अभी ऐसा नहीं है, आसार अच्छे नहीं दिख रहे। प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जनतंत्र हमारा ऐसा कि जिन लोगों को हमने चुना है उन्होंने लॉकडाउन के जो 1-1.5 महीने का समय मिला था उसको पूरा बर्बाद कर दिया। हमारे मुख्यमंत्रियों ने, नेताओं ने। लॉकडाउन 2 वजहों के लिए था। पहला, लोग अंदर हैं तो संक्रमण नहीं फैलेगा। दूसरा, लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ेगी, उसके लिए लॉकडाउन के दौरान तैयारी कर ली जाए। लॉकडाउन का कुल औचित्य ही यही था ना कि जब तक लोगों को घर में बंद कर रखा है उतनी देर में सरकारें पूरी तैयारी कर ले। देखिए क्या हुआ था वुहान में। वहाँ पर सिर्फ कोरोना के लिए अस्पताल खड़े कर दिए गए थे 10 दिन के अंदर अंदर। 500 बिस्तरों के, 1000 बिस्तरों के अस्पताल खड़े कर दिए गए, जल्दी जल्दी। सरकार ने पूरी तैयारी करके रखी कि जितना हो सके लोगों को बचाना है। और चीन के पास इस व्यवस्था से, इस महामारी से निपटने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, भारत के पास था। भारत ने चीन का भी हाल देखा था, भारत ने स्पेन का, फ्रांस का, ब्रिटेन का भी और ईरान का और इटली का भी हाल देखा था। इन सब देशों में महामारी
भारत में आने से बहुत पहले ज़बरदस्त तरीके से फैल चुकी थी, तो भारत को सबसे ज़्यादा समय मिला है। दुनिया में और देशों को इतना समय नहीं मिला। भारत ने चीन का अनुभव भी देखा, हमें उनके अनुभव से सीखना चाहिए था, और भारत ने ईरान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इनके यहाँ भी जो कुछ हो रहा है वो भी देखा, हमें उनके अनुभव से भी सीखना चाहिए था। हमारा लॉकडाउन तो 21 मार्च को शुरू हुआ है ना। लेकिन जनतंत्र हमारा ऐसा कि हमने जो जनप्रतिनिधि चुने हैं उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं करके रखी है। देखो बम्बई का हाल, देखो दिल्ली का हाल। बम्बई में तो फिर भी एक समर्पित अस्पताल किसी तरीके से तैयार किया गया है कोरोना रोगियों के लिए। दिल्ली में तो अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं, रोगियों को लेने से इनकार कर रहे हैं। रोज़ खबरें आ रही हैं कि प्राइवेट अस्पताल अनाप शनाप पैसे मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, आशंका ये भी है कि शायद सरकार आंकड़े भी ऊपर नीचे कर रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये सब हमारे जनतंत्र की कमियों के संकेत हैं। लोग भी जागरूक नहीं और लोगों के नेता भी जागरूक नहीं। और जब लोग जागरूक नहीं होते तो वो जागरूक नेता को कैसे चुन लेंगे? जैसे लोग होते हैं वैसे उनके नेता होते हैं। पुरानी उक्ति है कि यथा राजा तथा प्रजा। जनतंत्र में वो उल्टी हो जाती है। जनतंत्र में होता है यथा प्रजा तथा राजा। लोग जैसे होते हैं, प्रजा जैसी होती है, वो अपना राजा वैसा ही चुन लेती है। तो लोग जब बेहोश हैं तो उन्होंने बेहोश राजे चुन लिए। अब उन बेहोश राजों की करतूतें लोगों के ही सर पे आकर पड़ रही हैं। भारत भाग्यशाली रहा कि 47 से हमारे यहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था रही। जहाँ नहीं रहती वो लोग बड़ी दिक्कतें झेलते हैं। पड़ोस में पाकिस्तान है, उनको देख लीजिए। उस देश में जनतंत्र कभी जड़ें जमा ही नहीं पाया। तो भारत का सौभाग्य रहा यहाँ तक कि यहाँ जनतंत्र रहा। लेकिन भारत का बड़ा दुर्भाग्य रहा कि यहाँ ऐसे नेता नहीं हुए जिन्होंने जनता की शिक्षा पर ध्यान दिया होता। और फिर दोहरा रहा हूँ मैं, 2 तरह की शिक्षा चाहिए अगर जनतंत्र को सफल बनाना है। लोगों में दुनिया के प्रति जागरूकता होनी चाहिए और अपने मन के प्रति चेतना होनी चाहिए। व्यक्ति किन मूल्यों को लेकर चल रहा है जीवन में, इस बात को उसका निजी मामला समझकर छोड़ा नहीं जा सकता। क्योंकि जनतंत्र में एक व्यक्ति के मूल्य पूरे जनतंत्र की व्यवस्था के निर्धारक बन जाते हैं। वो अपने मूल्यों के अनुसार ही निर्णय करता है, मतदान करता है। जन जन में उचित शुभ मूल्यों की स्थापना हो, इसकी कोई कोशिश ही नहीं की गई। अध्यात्म से तो आज़ादी से लेकर आज तक भारत की सरकारों को अरुचि रही ही, बल्कि एलर्जी रही। नैतिकता के मूल्य भी लोगों में स्थापित नहीं किए गए। इन चीज़ों को ऐसा मान लिया गया कि ये तो व्यक्तिगत मसले हैं, जिसको जैसे जीना है वैसे जिएगा। नहीं, ऐसे नहीं चल पाएगा फिर जनतंत्र। फिर ऐसा जनतंत्र अव्यवस्था का, अराजकता का और तमाम तरह के द्वंद्वों का, कलह का, क्लेश का
अंतर संघर्ष का एक दुखद नमूना भर बनकर रह जाएगा। जनतंत्र का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हम ये क्यों नहीं समझते कि स्वतंत्रता सस्ती चीज नहीं होती भाई। बहुत साल पहले मैंने कहीं पर बोला था कि फ्रीडम इज फॉर द फ्री। आपको किसी बात की स्वतंत्रता, हक या अधिकार मिल सके, इसके लिए पहले आपको आंतरिक तौर पर स्वतंत्र होना चाहिए। सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता दे रहे हो बिना ये देखे कि वो उस स्वतंत्रता के अभी पात्र हुए भी हैं या नहीं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं कर दिया, ये अनर्थ हो जाएगा। स्वतंत्रता की कीमत देनी पड़ती है, स्वतंत्रता अर्जित करनी पड़ती है ना। गुलामी कई बार मुफ्त मिल जाती है, पर स्वतंत्रता तो बड़ी मूल्यवान, बड़ी ऊंची चीज है। इसीलिए उसके लिए साधना करनी होती है, उसका मूल्य चुकाना होता है, मेहनत करनी होती है। वो मेहनत हमने नहीं करी। नतीजा ये है कि हाँ, हर आदमी स्वतंत्र है कुछ भी करने कहने के लिए, और कर्तव्य कुछ नहीं उसके ऊपर। अधिकार सबके पास हैं, दायित्व तो किसी के कुछ नहीं है। कोई कुछ भी बोलकर निकल सकता है, और भले ही उसकी बात तुरंत ही गलत साबित हो जाए, वो अपना दायित्व तो नहीं समझता कि आकर के स्पष्टीकरण दे। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। यहां मुंह चलाने के लिए, भ्रामक प्रचार करने के लिए सब आगे हैं। भारत में जो बहुत कारण रहे हैं जिनकी वजह से आज वो दुखद स्थिति पैदा हो गई है, वरुण, जिसकी अपने प्रश्न में तुम चर्चा कर रहे हो, उसमें से एक कारण ये भी है कि सोशल मीडिया पर और व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के ज़रिए खूब दुष्प्रचार किया गया, खूब अफवाहें फैलाई गई। क्यों भाई? क्योंकि सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके पास है, कोई कुछ भी कर सकता है। खास तौर पे जिन लोगों की रोजी रोटी जा रही थी, उन्होंने तो बढ़ चढ़कर शोर मचाया कि देखिए साहब, ये तो एक मामूली जुकाम है, क्यों इसको इतना तूल दिया जा रहा है, चलिए बाहर निकलिए घर से, लॉकडाउन वगैरह व्यर्थ की बात है, ये सोशल डिस्टेंसिंग क्या मूर्खता है, कोई ज़रूरत नहीं इसकी, चलिए चलिए, मामूली ज़ुकाम है, आप ऐसे ही कोई विटामिन वगैरह खा लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे, या हो सकता है कुछ भी करने की ज़रूरत ना पड़े, बस घर में 2-4 दिन आराम कर लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। अब ताज्जुब क्यों हो रहा है? अब क्यों छक्के छूट रहे हैं जब सामने तस्वीरें आ रही हैं कि अस्पतालों के गलियारों में लाशें पड़ी हुई हैं, और एक शमशान में जब जलाने की जगह नहीं मिल रही है तो किसी तरीके से लाशों को दूसरे शमशानों की ओर भेजा जा रहा है। अब लोग हक्के बक्के हैं, और बहुत लोग अब पूछ रहे हैं। प्रश्न आया था अभी, प्रश्नकर्ता का मैं नाम भूल गया, उन्होंने ट्विटर पर सवाल करा था। वो कह रहे थे कि हमने क्या अपराध किया जो हमें ये सज़ा मिल रही है। बोले कि हमारे पास पूरा समय था इस आपदा के विरुद्ध तैयारी करने का, लेकिन आज हालत ये है कि अकेला महाराष्ट्र ही, बल्कि बंबई ही वुहान से ज़्यादा मामले लेकर बैठा हुआ है। हमने ऐसा क्या अपराध करा, हमने गलती कहाँ पे कर दी, उन्होंने पूछा है। ईमानदार सवाल है उनका। बोल रहे हैं हमने इतना बड़ा लॉकडाउन लगाया है, दुनिया का सबसे बड़ा लॉकडाउन था जो भारत में लगा,
उस लॉकडाउन की वजह से इतने लोग बेरोज़गार हुए, हमने इतने कष्ट भी झेले, इतने सारे मज़दूरों ने पदयात्राएं की, उनमें से बहुतों की मृत्यु भी हुई, बड़ी कठिनाइयाँ और तकलीफ़ें उन्होंने झेली। ये सब कुछ हमने करा, लेकिन उसके बाद भी हम अंजाम ये पा रहे हैं कि भारत दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गया है आज संक्रमण के मामलों में, और हमारा एक एक शहर वुहान से ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। संक्रमित मामलों की संख्या को ले तो कह रहे क्या गलती कर दी हमने? गलती हमने यही कर दी, अनुशासन की कमी। जब आपातकाल आता है तो उस समय ऐसे लोग जो छिटक छिटक कर भागते हैं दाएं बाएं और अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ये लोग अपने लिए ही नहीं, पूरे समुदाय के लिए, पूरे देश के लिए प्राणघातक सिद्ध होते हैं। ऐसे लोगों पर अनुशासन कसा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को दंड भी मिलना चाहिए था। हमने ऐसे लोगों को जनतंत्र के नाम पर पूरी छूट दे दी। हमने कहा भाई जो मर्जी आए कर सकता है, जो मर्जी आए कह सकता है। अनुशासन की कमी रह गई। और ये जो लोग हैं जिन्होंने संक्रमण फैलाने में और दुष्प्रचार फैलाने में बड़ी केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिनके कारण आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। ये भारत की कुल आबादी का अधिक से अधिक 5% होंगे। पर इन 5% लोगों की करतूत का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। यही काम विदेशों में भी हुआ है, ब्रिटेन में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, कि मुट्ठी भर लोगों की मूर्खताओं का परिणाम, भयानक परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। उन्हें कोई नियम कायदा नहीं मानना, वो घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, वो धार्मिक जगहों पे इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें खाने पीने जाना है तो भी वो निकले पड़े हैं, उन्हें घर के भीतर घुटन महसूस होती है, वो झुंड बना करके चहलकदमी कर रहे हैं, और वो दूसरों को चिढ़ा रहे हैं कि अरे तुम बहुत डरपोक हो, डरने की कोई बात नहीं, चलो चलो निकलो। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं नहीं, किसी नियम की, किसी अनुशासन की कोई ज़रूरत नहीं, किसी सावधानी की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो सब लोग काम पर चलो। अरे 2 महीने की बात थी, 2 महीने सब्र कर लेते। 2 महीने के बाद धीरे धीरे ये होना था कि मामले आते जाते और पीछे से चिकित्सा व्यवस्था मजबूत कर ली गई होती तो उन मामलों को निपटाया जाता। धीरे धीरे करके 6 महीने में, साल भर में हर्ड इम्यूनिटी के स्तर तक मामले पहुंच जाते। कोई सदा के लिए लॉकडाउन थोड़े ही रहना था। जो पूरा सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन का, वो यही तो था ना कि भाई अंततः तो हर्ड इम्यूनिटी से ही रक्षा होगी, क्योंकि वैक्सीन तो अभी लग नहीं रहा कि जल्दी आएगी। वो हर्ड इम्यूनिटी आए, इसके लिए 60-70% लोगों का संक्रमित होना आवश्यक है। पर वो 60-70% लोग एक मुश्त न संक्रमित हो जाएं, इकट्ठे न संक्रमित हो जाएं, एक ही महीने में न संक्रमित हो जाएं, क्योंकि जल्दी से एक मुश्त इकट्ठे हो गए संक्रमित तो जो चिकित्सा व्यवस्था है उनको संभाल नहीं पाएगी। चिकित्सा व्यवस्था भी चरमरा जाएगी और कानून व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। तो इसीलिए सारा खेल बस अनुशासन का था। ये तो हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी भर तो कोई लॉकडाउन चल नहीं सकता, ज़िंदगी भर तो घर के भीतर घुसकर बैठना नहीं है। ये भी बात अब स्वीकार ही हो गई है कि ले दे करके हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी ना कभी ये संक्रमण लगना ही है। सारा खेल
बस इस बात का था कि वो संक्रमण सब लोगों को एक साथ लग जाएगा एक ही महीने में, या वो संक्रमण हम किसी तरीके से फैला सकते हैं, स्टैगर्ड कर सकते हैं। उस स्टैगरिंग के लिए अनुशासन चाहिए था। दुर्भाग्य से दुनिया के ज़्यादातर जनतंत्र वो अनुशासन नहीं दिखा पाए, जबकि जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है उस चीन ने अनुशासन दिखा लिया। तो आज चीन की मीडिया पूरी दुनिया का मखौल उड़ा रही है। वरुण, बात समझ रहे हो ना? बस इतना सा खेल था कि सावधानी बरतते रहिए, मत आप निकलिए मनोरंजन के लिए। कोई बहुत ज़रूरी नहीं हो गया कि बाहर खाना खाना है, कोई ज़रूरी नहीं हो गया कि शॉपिंग करनी है। अगर जीते रहेंगे तो 6 महीने बाद शॉपिंग हो जाएगी। अर्थव्यवस्था को निश्चित रूप से चोट पड़ेगी, पर ये चोट कुछ महीनों तक झेलनी थी। कुछ ऐसा नहीं था कि 5 साल तक अर्थव्यवस्था डूबी रहेगी। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का धीरज रखना था। हम वो धीरज दिखा नहीं पाए। अभी भी वक्त है, अभी भी सावधानी बरती जाए, मूर्खतापूर्ण उत्तेजनाओं से बचा जाए, फिजूल दुष्प्रचार का शिकार ना हुआ जाए। तो अभी भी हम उस राह जाने से बच सकते हैं जिस राह अमेरिका निकल गया है। अमेरिका के खौफनाक आंकड़े आप रोज़ देखते हैं ना। भारत अभी भी बच सकता है, लेकिन उसके लिए जागरूक लोग चाहिए। हम एक जनतंत्र हैं। घूम फिर करके बार बार मैं उसी शब्द पे आता हूँ। अगर जन जन जगा हुआ नहीं तो जनतंत्र सफल नहीं।